हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के तांडव की। एनसीईआरटी के जो हमारे एमसीक्यू हैं, यहाँ पे हम उसकी बात करने वाले हैं। अगर बात किया किस सब्जेक्ट की बात करें तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी की, भूगोल की बात कर रहे हैं, जो कि भूगोल का क्लास की बात करें तो क्लास 6 के हमारा यहाँ पे वो 5वां चैप्टर है। 5th चैप्टर के यहाँ पे हम एमसीक्यू की बात करेंगे। ओनली हम केवल एमसीक्यू की यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे हम व्याख्या की बात करेंगे, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाती है वीडियो। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, कोई भी अदर्स एग्जाम हो, वो आप लोगों को पता होगा एनसीईआरटी का बहुत बड़ा एक रोल हो गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे पूछे आते हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ क्लास वाइज, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज से यहाँ बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपोर्टेंट बात है, क्योंकि मिक्स नहीं है। सबसे पहले हमें ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है यहाँ पे, तो ज्योग्राफी पे क्लास 6 में भी चैप्टर नंबर 5 चल रहे हैं। इसके पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में कहाँ की बात करिए? साउथ अमेरिका की बात करिए। याद रखिएगा, साउथ अमेरिका की बात किया जा रहा है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हैं। इससे पहले अगर आपको चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरीके की वीडियो देख लेने आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके वहां पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है। किसकी बात करिए? यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की बात की रही है कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पूर्व में, ईस्ट में बात करिए कि ईस्ट में इसके प्रशांत महासागर है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, पश्चिम बोले तो वेस्ट में बोल रहा है कि वेस्ट में अटलांटिक महासागर है। दूसरा कथन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेके दक्षिण की ओर फैली हुई है। नेक्स्ट कथन बोल रहा है कि महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन भी बहती है। देखते हैं कौन सा कथन सत्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कौन से कथन सत्य की बात करें? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 उपरोक्त में से सभी। आपके यहाँ पे सही आंसर जाते हैं बी। 2 और 3 सही है, बी आंसर सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। पहला कथन क्यों गलत है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कि अफ्रीका की स्थिति की थोड़ी सी यहाँ देखता है, उसके साथ देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा समझने में आप लोगों को महत्वपूर्ण हो जाएगा। मोटा मोटा मान लेते हैं कि हमारा ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा ईस्ट हमारा और ये रहा हमारा वेस्ट। इसने बोला है कि इसके पूर्व में, मतलब कि इस पूर्व में प्रशांत महासागर है, गलत है। पूर्व में इसकी अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा। और इसने बोला है कि पश्चिम में अटलांटिक महासागर, गलत है। पश्चिम में इसकी बात किया तो प्रशांत महासागर है। तो इसी तरीके से पहला कथन तो गलत हो जाता है, लेकिन दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही हो जाता है। इसकी हम व्याख्या की बात कर लेते हैं। अब व्याख्या की क्या बात करेंगे, पहले ही मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलो फिर भी व्याख्या है तो व्याख्या की बात कर लेते हैं। इस महाद्वीप के पूर्व में बात किया तो अटलांटिक महासागर है। मैंने आप लोग पहले बताया, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे ईस्ट साइड में। और अगर बात किया है पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो वेस्ट में अगर बात किया है तो प्रशांत महासागर, ये मान लो दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में अगर आता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में पड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। पहला कथन है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए वृद्धि में सहायक होती है। याद रखिएगा, ये बोल रहा है कि जो जीवधारी होते हैं उनकी वृद्धि में सहायक होती है जो नाइट्रोजन गैस है। दूसरा कथनों का विचार है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। यहाँ पे बात कर रही है CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है, जो CO2 गैस है वो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो दोनों कथन क्या सही है, देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आंसर हो जाता है? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है सी। दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसकी हम व्याख्या को देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम भी फालतू में वेस्ट होगा, क्योंकि व्याख्या यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो आप लोग भी आराम से वीडियो को पुश करके देख भी सकते हैं। अगर हम व्याख्या की बात करें तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। कितना है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। 21% के लगभग ऑक्सीजन है। कितना? 21% ऑक्सीजन है। वही 1% की बात किया तो सभी गैसें मिलकर है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों में वृद्धि में सहायक होते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी भी आए क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारियों में वृद्धि में सहायक करती है, हाँ बिल्कुल सही है, करती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेने के लिए आवश्यक है। किससे? ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। याद रखिएगा, जो पृथ्वी कोई भी ऊष्मा को छोड़ती है
तो ये अवशोषित करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, याद रखिएगा, तथा पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को लाता हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी की 4-5 वीडियो और भी आ चुकी है, वो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको भी जाके देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है और आपके लिए बना रहे हैं। और आप देखोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपके कोई डाउट होंगे वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो उससे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको बताने में मुझे जो महसूस अच्छा होता है वो बहुत अच्छा फील होता है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन देने के लिए आप लोगों को वीडियो तो देखनी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल में मध्य मंडल में, किसमें, वायुमंडल में मध्य मंडल में किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। याद रखिएगा, बोल रहा है कि वायुमंडल है जो मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है। ये बात कर रहा है मध्य मंडल है जो किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल एवं आयन मंडल, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर भी हो जाता है, यहाँ पे समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य में दो मंडल पाए जाते हैं। व्याख्या की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे व्याख्या को देखें हम, वायुमंडल के उसके घट को तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। याद रखिएगा, वायुमंडल को क्या है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन फैक्टरों को 5 परतों में बांटा गया है वायुमंडल को। अगर बात किया है 5 परतों में बांटा गया है, तो इन परतों में पृथ्वी की सतह से जो शुरू होते हुए क्षोभमंडल है, ठीक है, यहाँ से पृथ्वी के अगर मान लो ये अर्थ है, और अर्थ से हम बात कर रहे हैं कि अर्थ से बात करेंगे और ऊपर जाते हुए तो आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले निचली स्तर पर क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्य मंडल है, उसके ऊपर आयन मंडल है, फिर उसके ऊपर बहिर्मंडल पाया जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। याद रखिएगा, जो बहिर्मंडल है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर फैला हुआ है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, याद रखिएगा, और हमारी सूर्य से कुछ हानिकारक किरणों से बचाव भी करती है, क्योंकि सूर्य से आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो किरण आते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक लाभदायक नहीं होती है, लेकिन इसी तरीके से जो वायुमंडल है वो उन किरणों को अवशोषित कर लेता है या फिर उनको रिफ्लेक्ट करके बाहर पहुंचा देता है। कहीं ना कहीं वो मंडल यहाँ पे इंपोर्टेंट। क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। यह बात कर रहा है जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जो याद रखिएगा जो ट्रेड है या व्यापार है उसकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन सा है। याद रखिएगा, महासागर की बात की जा रही है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर महासागर की बात की जाए तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है अटलांटिक महासागर। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर की थोड़ी सी स्थिति की बात करें तो ये मान लो हमारा ये हो गया है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये हमारा मान लो हो गया है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये हो गया है यूरोप, ठीक है, उसके बाद ये मान लो हो जाता है अफ्रीका। अब अगर अब बात की जाए कि अटलांटिक महासागर की स्थिति कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर की स्थिति इन दो बीच में आती है। उम्मीद है वैसे ही आप लोग अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैप को रख के देख ही रहे होंगे। अगर मैप आप लोग रख के देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो व्यापार की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण व्यस्त महासागर की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर है। व्याख्या की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन उसको कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से महासागर के संबंध में है, तो इसमें संबंध में याद रखिएगा, ये महासागर के संबंध में ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम पहले कथन की बात करें तो यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैले हुए हैं, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दूसरा कथन है यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। कौन सी बात की जा रही है, महासागर की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह इस महासागर के एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और दूसरी ओर दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 कथन है। अब 3 कथन में अब बात रखी जाए, ऑप्शन क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। कौन से महासागर के लिए ये तीनों बातें कही गई हैं। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन को सही माने तो प्रशांत महासागर के लिए सही बातें कही गई है। किस तरीके से की गई है अभी हम एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे। वहां पे अगर कुछ बात छूटी होगी तो वहां पे हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर दिए गए कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी का सबसे गहरा भी भाग है, जिससे मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर कभी भी आए कि कौन सी गर्त सबसे गहरी है या फिर पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो याद रखिएगा अभी तक की खोज में मैरियाना गर्त, कौन सी गर्त है, मैरियाना गर्त है, जो कि
प्रशांत महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण अर्थ हो जाती है, तो आप लोगों को याद रखने की यहाँ पे कोशिश करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी कथन की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कम है। अगर यहाँ पे हम कथन पे अब बात करते हैं प्रशांत महासागर कैसे है, तो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, बिल्कुल सही है कि हिंद प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी सबसे बड़ा है। ठीक है, अन्य महासागरों की अपेक्षा यह अधिक गहरा भी है। मेरियाना गर्त सबसे गहरा है, प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, बाकी महासागर में इतना गहराई अभी तक नहीं खोजी गई है। इस महासागर के एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। अगर ये मान लो प्रशांत महासागर है तो यहाँ पे एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर और नीचे। ये नॉर्थ में एशिया पड़ेगा और साउथ में ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर की बात किया उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा और यहाँ पे साउथ अमेरिका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके ऑप्शन तीनों यहाँ पे सही है। तो तीनों ऑप्शन के हिसाब से कौन सा कथन सही बैठता है, प्रशांत महासागर के लिए सही भी है। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम क्या है। ये बात कर रहा है कि जो आकार है, कौन सा आकार सबसे बड़ा है और बड़े से छोटे की ओर बात कर रहा है, क्रम में कौन सा सागर सही है। अगर बात किया क्रम में बात किया है, कौन सा आपका कथन सही है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर, दक्षिण महासागर। आपका यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाता है, तो देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है। डी कैसे सही है, प्रशांत महासागर अभी मैंने आप लोग बताया सबसे बड़ा है, पहले स्थान पर आ गया है। उसके बाद बात की जाए तो अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर आता है, वो भी ऑप्शन सही हो जाता है आपका। उसके बाद अगर बात किया है तो हिंद महासागर आता है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चौथे के हिसाब से देख रहे हैं, अभी तक 3 देखे जा चुके हैं। चौथे की बात की जाए यहाँ पे, फिर उसके बाद दक्षिण महासागर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिक महासागर आता है, ये हमारा सबसे छोटा है। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में, अगर लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यही इसका सही क्रम है। इसकी व्याख्या की बात करें, विशाल जलाशय जो महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करते हैं महासागर कहलाते हैं। ठीक है, आकार की दृष्टि से उनका क्रम की बात की जाए तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्टिक महासागर का स्थान आता है। अंटार्कटिका के चारों ओर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर का विस्तार दक्षिणी महासागर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात यहाँ पे करते हैं। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग पसंद आ रहा है और आप लोग चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी किया होगा और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए और देखने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन पे प्रेस कर लिया होगा। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप लोगों ने देख लिया होगा, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में है ये क्वेश्चन। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है। पहले कथन की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है। ये बात कर रहा है कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को मिला भी लो तब भी इसका क्षेत्रफल अंटार्कटिका का बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा कथन कहता है दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तीसरा कथन कहता है यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव आवास नहीं है, जो मानव है वो स्थायी तौर पर यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। कथन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। आपका यहाँ पे सही आंसर जाता है सी, 1 और तीसरा कथन सही है। कौन सा, 1 और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत। ठीक है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित दोनों को मिला लिया है तब भी इसका क्षेत्रफल बड़ा है। यहाँ किसी प्रकार की मानव का निवास स्थान नहीं मिलता है। अब हम इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या इंपोर्टेंट है, तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में पड़ता है। याद रखिएगा, दक्षिणी जो ध्रुव है वो इस महाद्वीप के मध्य में पड़ता है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव में ही स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ से की परतों से ढका रहता है। याद रखिएगा, ये साउथ में स्थित है। ये क्या है कि जो साउथ ध्रुव में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, तो मोटी बर्फ की परत है, ढका रहता है उसी से, इसीलिए यहाँ पे मानव अधिवास नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बहुत से शोध केंद्र तो स्थित हैं, लेकिन भारत के अभी भी शोध संस्थान यहाँ पे ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ का नाम की बात किया है तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे भारत के 2 शोध केंद्र हैं। कौन से हैं? भारत के शोध केंद्र की बात किया तो यहाँ पे 2 हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। यहाँ शोध केंद्र है लेकिन स्थायी मानव आवास नहीं है, याद रखिएगा, ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? याद रखिएगा, बोल रहा है कि महाद्वीप तो है लेकिन उसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अब किसको कहते हैं? आप भी वैसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। उत्तरी अमेरिका को, अंटार्कटिका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को। सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन
इतना प्यारे क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हो डी आंसर सही है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, द्वीप के साथ साथ महाद्वीप भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे द्वीपीय महाद्वीप उसको ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या के साथ बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। याद रखिएगा डेफिनेशन देखो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे हम व्याख्या के साथ बात कर रहे हैं आप लोगों से। आपके एमसीक्यू में क्या होता है कि बहुत सारे वीडियोस आप लोग भी यूट्यूब पे भड़मा रहे हैं, आप भी देखते होंगे कि वन लाइन फैक्ट के माध्यम समझाते हैं, और अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है कोई बात, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन के साथ बात कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन एक्सप्लेन के साथ बात करने में क्या होता है, आपको अगर माइंड में सेट है तो बेटर है, अगर नहीं है तो वहां पे भी आप अच्छे से सीख के जा सकते हैं, और क्वेश्चन आप लोगों से वहां पे छूटने वाला नहीं है। अगर बात किया है कि ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ये है, तो ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से महासागर से और समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसके बाकी सब बड़े महाद्वीप हैं, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कर कभी भी एग्जाम में आता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है किस गोलार्ध में पड़ता है, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, नॉर्थ में पड़ सकता है, मिड में पड़ सकता है, दक्षिण में पड़ता है, तो आपको दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। जल को, बर्फ को, जल वाष्प को। याद रखिएगा जल मंडल में जल को सम्मिलित किया जाता है, जल वाष्प सम्मिलित किया जाता है, या बर्फ को सम्मिलित, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है डी, उपयुक्त में सभी को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जल मंडल में जल तो पाया ही जाता है, बर्फ भी हो सकती है और जल वाष्प भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। व्याख्या की बात करें तो पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है। कहाँ पे? बहुत बड़े भूभाग पर पृथ्वी पर जल पाया जाता है, जैसे जलमंडल हम कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा अगर कभी भी जलमंडल में पूछा जाए, आपसे ऑप्शन हो 3-4 और वहां पे बर्फ हो, वहां पे जल हो, जलवाष्प हो, तो आप लोगों को सभी पे टिक लगा के आना है, सभी जलमंडल के ही भाग हैं और सभी जलमंडल में सम्मिलित है। एक चीज और बताइएगा कि मान लो पृथ्वी पर आज के टाइम में जितना पानी है, आप लोग मुझे कमेंट बताना है, सोच के बताना है। और आप लोग क्वेश्चन है, तो मान लो अगर पृथ्वी पे जितना पानी है, क्या हमेशा इतना ही पानी रहेगा या कम ज्यादा होता है, या पानी कहाँ जाता है? आप मुझे कमेंट बताइए, पानी जितना है क्या उतना ही रहता है या फिर कम ज्यादा हो जाता है? इतना बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन के साथ बताओगे मुझे कमेंट में तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बाकी फिर मैं पिन कर दूंगा इसकी बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? याद रखिएगा ये बोल रहा है कि जो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, दोनों महाद्वीप है, किस देश पे मिलते हैं? ऐसा कौन सा यहाँ पे देश है बीच में जिस देश पे ये मिलते हैं? पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ या होंडुरास? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाता है? पनामा में मिलते हैं। याद रखिएगा ये दोनों जो महाद्वीप है, अगर बात किया है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों पनामा देश में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पनामा देश में मिलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के तौर पर है, तो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा जो सक्रिय स्थल है इस तरीके से बहुत ऐसे माइनर स्थल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका हो जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पनामा की देश की ना पूर्वी सीमा है, जो ईस्ट सीमा है यहाँ पे, इस साइड पे ईस्ट सीमा है, यहाँ पे ईस्ट में, यहाँ पे क्या है कि एक सक्रिय स्थल है, वहां पे जुड़ा हुआ है। जैसे पनामा की स्थल जल संधि भी कहा जाता है। याद रखिएगा पनामा की क्या कहा जाता है? इसको स्थल संधि कहा जाता है। याद रखिएगा स्थल संधि कहा जाता है पनामा की। ठीक है, यहीं पे जुड़ता है। स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। देखो ये जो स्थल संधि है कहीं ना कहीं अपने एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस स्थल संधि को क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है? अगर ये बात करें किन दो महाद्वीप को जोड़ता है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है स्थल संधि पनामा की। अगर बात किया जाए पनामा की स्थल संधि है वो किन दो महासागरों को अलग करती है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग भी करती है। तो याद रखिएगा जो पनामा जल संधि है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? बात कर रहा है जो एशिया है और जो अफ्रीका है, इन दोनों देशों के बीच में ऐसी कोई नहर है जो दोनों देशों की सीमा को अलग करती है। अगर बात की जाए कौन सी करती है, तो पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर या सू नहर। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है सुएज नहर। कौन सी नहर है? सुएज नहर अलग करने वाली नहर है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर व्याख्या की बात करें तो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सुएज नहर
विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। अगर कभी एग्जाम में आए तो प्राकृतिक या कृत्रिम है, तो सुएज नहर जो है कैसी है, एक कृत्रिम नहर है, मानव द्वारा बनाई गई है। ठीक है, कहाँ पे है, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में है। यह नहर भूमध्य सागर को, किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। याद रखिएगा, जो सुएज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्या करती है, जोड़ती है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। याद रखिएगा, जो एशिया है, एशिया को और अफ्रीका को अलग करती है, लेकिन वहीं पे भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। तो दोनों बातें अपने आप में पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी अलग अलग है। ठीक है, सेम बातें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी महत्वपूर्ण है। 1859 में 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई है। पहले क्या था, अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन जब से ये नहर बनी है तब से अब यूरोप से या फिर अफ्रीका से भी व्यापार करने में सहूलियत हो गई और दूरी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। याद रखिएगा, ये रही भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और बीच में 0 डिग्री। तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया, तीनों से अगर बात किया किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, अगर सही आंसर की बात यहाँ पे खोजा जाए, आप लोग याद रखिएगा ए सही है, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों जो रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या अगर देखा जाए तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया, आप लोगों को पता चला होगा, एशिया पहले नंबर पे है, उसके बाद अफ्रीका दूसरे नंबर पे है। तो अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आए पूछ लिया जाए अफ्रीका से जो तीनों रेखाएं गुजरती है उसमें से मध्य से कौन सी गुजरती है, तो वो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में कौन सा शामिल है। बात कर रहा है कि जो एशिया है, क्या है, जो एशिया है और यूरोप है, अगर दोनों की बात किया एशिया और यूरोप की, इन दोनों को स्थलीय संरचना में कौन सी चीज इससे अलग करती है। यूराल पर्वत, यूराल नदी या काकेसस पर्वत। अगर ऑप्शन की बात किया है, कथन एक पहला सही, केवल 2 और 3, 1 और 2 उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर की अगर खोज की जाए, यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। किस तरीके से सही है, यूराल पर्वत की बात की जाए तो यूराल पर्वत इन्हीं चीजों के बीच में बना हुआ है। ठीक है, अगर बात किया यूराल नदी की तो यूराल नदी भी यहीं से प्रवाहित होती है। काकेसस पर्वत की बात किया तो काकेसस पर्वत भी यहीं पर पाया जाता है। हम यहाँ पे हम व्याख्या की बात करते हैं, तो आप लोग समझ गए ना, एशिया और यूरोप को अलग करने वाली संरचना तीनों है ना, तीनों ही है, यूराल पर्वत भी है, यूराल नदी भी है और काकेसस पर्वत भी है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। व्याख्या की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो यूरोप और एशिया को एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो कि यूराल पर्वत, काकेसस और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे को अलग भी करते हैं। पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को 2 अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। हालांकि यूरोप और एशिया की संयुक्त भूभाग को यूरेशिया अर्थात यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसको हम यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। याद रखिएगा, जो रूस वाला हिस्सा है वहीं पे इसको यूरेशिया भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। पृथ्वी के महाद्वीप का आकार कौन से है, पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार सही क्रम में कौन सा है। वैसे अभी हमने बात की थी पिछली बार क्वेश्चन में कि महासागरों का, अभी यहाँ पे बात की रही है महाद्वीपों का। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं लेकिन पूछा जा रहा है सेम वही तरीके से। अगर बात किया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है तो आप लोग पुश करके एक बार पढ़िएगा, बाकी मैं ऑप्शन सही बता देता हूँ। यहाँ पे सी आंसर सही है। सबसे बड़ा बात किया तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका का स्थान है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप का स्थान आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी स्थान आता है। ठीक है, यहाँ पे हम व्याख्या की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी व्याख्या को अगर देखें वही है कि पृथ्वी आकार एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वहां पे अंटार्कटिका नहीं था तो दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखें। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, जो विश्व का सबसे गहरा भाग है, अगर गहरे भाग की बात किया कौन सा है तो मेरियाना गर्त है। कौन सी है, मेरियाना गर्त है। अब बात कर रहा है कि जो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो मेरियाना गर्त है वो किस महासागर में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्टिक महासागर। आपका सही आंसर आपका यहाँ पहले ही बता चुका हूं मैं, प्रशांत महासागर में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं
जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। विश्व का सबसे गहरा जो भाग है प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसका नाम मैरियाना गर्त है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर इसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022 मीटर है, 11022 मीटर है। इसकी अगर गहराई की बात 11,022 मीटर है और प्रशांत महासागर में उसका नाम मैरियाना गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के हमारे सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बात कर रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2 या कंचनजंगा। अगर ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर बी है, माउंट एवरेस्ट है। कितना है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे है ये माउंट एवरेस्ट? हिमालय में है। कहाँ पे? हिमालय में। अगर इसकी हम व्याख्या की बात करें तो स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। कभी भी कहीं से भी अगर ऊंचाई मापनी हो तो याद रखिएगा समुद्र तल से ही जो होता है सी लेवल से मापा जाता है। कहां से? सी लेवल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की बात किया है तो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर है। कितना है? याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट 8,848 8848 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बात किया रही है? माउंट एवरेस्ट की। कहां पे है? हिमालय में। दूसरा बात किया है कौन सा है? K2 है, जिसकी अगर समुद्र से ऊंचाई की बात किया है तो 8611 मीटर है। अगर K2 की हम बात करें यहाँ पे पूर्ण तरीके से भारत में है 8,611 मीटर है। कितना है? 8611 8,611 मीटर, 8611 मीटर। तीसरा बात किया तो कंचनजंगा है, समुद्र तल से बात किया तो 8556 मीटर है। कितना? 8556। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पे? अगर यहाँ पे हम बात करें किस चीज की? माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट अगर देखें यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात हम यहाँ पे करें कितनी बैठती है? 8,848 मीटर बैठती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कहाँ किस चीज की है तो K2 की है। K2 की कितनी है अगर बात की जाए तो यहाँ पे K2 की 8611 मीटर बैठती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात किया है तो कंचनजंगा की है। कंचनजंगा की कितनी अगर बात किया है तो 8556 मीटर है। कितना है? 8556 मीटर है, 8,556 मीटर। ये जो तीनों हैं ये विश्व के सबसे ऊंचे शिखर है कहा जाए तो। ठीक है, तो सभी ये कहाँ पे है? हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल के अंतर्गत कौन सा परिमंडल शामिल है? याद रखिएगा जैव मंडल होता है जो उसके अंतर्गत कौन सा परिमंडल शामिल है, कौन से मंडल शामिल है समझ करिए। तो स्थल मंडल, जल मंडल, जल मंडल वायुमंडल, स्थल मंडल वायुमंडल, स्थल मंडल जल मंडल या वायुमंडल। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है डी। आंसर सही है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों सम्मिलित जाते हैं जैव मंडल के अंतर्गत। व्याख्या की बात कर लेते हैं और उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। बाकी की 3-4 वीडियो जो भी बन चुकी हैं क्लास 6 की और चैप्टर 1, 2, 3, 4 की, 5वीं चैप्टर ये चल रहा है जो आप देख रहे हो, बाबू आप देख सक के उसको भी कंप्लीट कर लोगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। और इसी तरीके से हमारी सभी वीडियो आएंगी, है ना। कक्षा 6 से लेके 12 तक ज्योग्राफी, फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, इकोनॉमिक्स सारी आएंगी, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे को संपर्क में आते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। याद रखिएगा जो पृथ्वी का सीमित क्षेत्र है जिसमें तीनों मंडल एक दूसरे संपर्क करते हैं, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, उसे जैव मंडल कहते हैं। इसी मंडल में सभी प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, हम भी पाए जाते हैं, है ना। यह सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया भी करते हैं। क्या करते हैं? पारस्परिक क्रिया भी करते हैं, एक दूसरे को किसी ना किसी रूप से प्रभावित भी करते हैं। याद रखिएगा जो मंडल है, स्थल मंडल हो या वायुमंडल हो या जल मंडल हो या जीव मंडल हो, ये सारे मंडल एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्रिया करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोग पसंद आएगा और आप लोगों ने नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो में का बहुत बहुत धन्यवाद।